अंडर वाटर डायमंड माइनिंग टनल। सुरेश और रमेश दोनों दोस्त एक साथ में मछलियां पकड़ने का काम करते थे और जो कुछ प्रॉफिट आता वो दोनों आपस में बांट लेते थे। एक बार दोनों मछलियां पकड़ रहे थे कि तभी गलती से रमेश पानी में गिर जाता है। जब तक रमेश खुद को संभालता वह बहकर एक टनल में चला जाता है और वो सोचता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया और ये टनल कहाँ तक जाती है? आखिर किसने बनाई होगी ये टनल? एक बार जाकर ही देखता हूँ, बाद में सुरेश को सब बता दूंगा। इस तरह रमेश टनल से आगे जाने लगता है। उधर सुरेश थोड़ी देर के बाद चिंतित होने लगता है। अरे ये रमेश अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? वो तैरने में तो बहुत माहिर है। लगता है कुछ तो मिला मेरे दोस्त को अंदर। ऐसा सोचकर सुरेश भी पानी के नीचे चला जाता है। पानी के नीचे उसे भी वो टनल दिखाई देता है और रमेश भी। रमेश को देखकर सुरेश खुश हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। सुरेश को देखकर रमेश हाथ का चमकीला पत्थर दिखाते हुए कहता है, अरे सुरेश, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। ये देखो तो ये कैसा चमकीला पत्थर है। अरे रमेश, ये मामूली पत्थर नहीं लगता, ये तो कोई हीरा लगता है। पर आखिर ये तुम्हें मिला कहाँ? अरे ये तो मुझे इसी टनल में मिला, लेकिन अब हम दोनों बाहर निकलते हैं। सुनार के पास जाकर पूछेंगे ये हीरा है या सिर्फ कोई पत्थर। ये सोचकर दोनों भी टनल से बाहर निकलकर सुनार के पास वो चमकीला पत्थर लेकर जाते हैं। सुनार उस पत्थर को परखकर वो पत्थर असली हीरा है ये बताता है। ये सुनकर दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और हीरा बेचकर वो पैसे आधे आधे बांट लेते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश सुरेश से मिलकर कहता है, अरे सुरेश, क्या हम फिर से उस टनल में जाकर देखेंगे? हो सकता है फिर से कोई हीरा मिल जाए। सुरेश भी उसकी बात से राजी होता है और दोनों भी मिलकर उस टनल में जाकर हीरे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें तब वहाँ कोई हीरा नहीं मिलता। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे रमेश, क्यों ना हम इस टनल को फिर से खोदें? हो सकता है टनल को और खोदने से हीरे मिल जाए। ऐसा कहकर वो दोनों भी उस टनल को फिर से खोदने लगते हैं। इस तरह टनल को खोदते खोदते 100 दिन बीत जाते हैं और वो टनल खोदकर एक हीरो की खान में पहुंच जाते हैं, जहाँ सिर्फ हीरे ही हीरे थे। वो सब देखकर दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। तब सुरेश कहता है, अरे रमेश, इतने सारे हीरो से हमारा ही नहीं बल्कि गांव वालों का फायदा होगा। हम ये हीरे सब गांव वालों में बांट देंगे ताकि गांव की तरक्की हो और गांव में कोई भी गरीब ना रहे। सुरेश की ये बात सुनकर रमेश को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हीरो को देखकर रमेश के मन में लालच आया था। वो सुरेश से कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो सुरेश? हमने कम से कम 100 दिन रात मेहनत करके इस टनल को खोदा है और हीरे ढूंढ निकाले, और तुम कह रहे हो कि इन हीरो को गांव वालों में बांट देंगे? कहीं तुम पागल तो नहीं हुए? तुम्हारे इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हें हीरे बांटने ही है तो अपने हिस्से से बांटो। इस बात पर दोनों का बहुत जोरों से झगड़ा होने लगता है। तब रमेश अपने हिस्से के हीरे लेकर घर आ जाता है। रमेश हीरे बेचकर खुद के लिए नई गाड़ी खरीद लेता है। एक ही रात में वो अमीर बन जाता है। तो सुरेश हीरे बेचकर गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगता है। रमेश के अमीर होने की बात जब डाकुओं को पता चलती है तो वो रमेश के घर में डाका डालने का प्लान करते हैं। डाकू का सरदार कहता है, आखिर एक आदमी एक रात में ही माला माल कैसे बन सकता है? जरूर उसे कुछ तो खजाना मिला है। हम कल रात को ही जाकर उसके घर में डाका डालेंगे। ये सोचकर डाकू के साथ कुछ लोग रमेश के घर डाका डालते हैं। वो डाकू रमेश से कहता है, अरे ओ रमेश, चल जितना भी माल है सब बाहर निकाल, नहीं तो तेरी बोटी बोटी एक कर दूंगा। लेकिन रमेश के मन में तो लालच आया था। वो डाकू को बहाने बनाने लगता है। तब डाकू को और भी गुस्सा आ जाता है और वो सभी मिलकर रमेश को मारने लगते हैं। लेकिन तब तक सुरेश पुलिस को लेकर वहां आ जाता है। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार कर लेते हैं। रमेश को डाकुओं ने खूब पीटा था, इसलिए सुरेश रमेश को जल्दी से अस्पताल में पहुंचा देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करता है। कुछ दिनों बाद रमेश ठीक हो जाता है और सुरेश से वो कहता है, अरे सुरेश, देख, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और मेरी ये हालत हो गई। तुम सही समय रहते अगर पुलिस को लेकर नहीं आते तो मैं मर ही जाता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज से मैं भी गरीब लोगों की मदद करते जाऊंगा। उस दिन के बाद से रमेश की अकल ठिकाने आ जाती है और वो भी गरीब लोगों की मदद करने लगता है। अंडर वाटर एरोप्लेन रिस्टोरेशन। समंदर के बीचों बीच एक टापू था जहाँ पर एक छोटी सी बस्ती थी। उस बस्ती के लोग शहर से दूर ही रहा करते थे। उस टापू पर जरूरत की सब्जियां उगाई जाती थी और बाकी चीजों के लिए टापू के लोग शहर जाते थे। उसी बस्ती में नितिन नाम का एक लड़का रहता था।
उसने शहर जाने के लिए एक एरोप्लेन बनाया था। वो ऐसा एरोप्लेन था जो कि पानी में उतर सकता था और पानी से हवा में। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार की बात है, टापू पर बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नितिन टापू के मुखिया के पास जाकर कहता है, मुखिया जी, ये बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही है। लगता है हमें ये टापू जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी न्यूज में बताया है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अरे नितिन, ये क्या आज की ही बात थोड़ी है। सालों से तेज बारिश का सामना हम करते ही आ रहे हैं। हमें इस बारिश की आदत हो गई है। तुम डरो मत, थोड़ी ही देर में ये बारिश रुक जाएगी और कोई तूफान वूफान नहीं आएगा। मुखिया की ये बात सुनकर नितिन वहाँ से घर चला जाता है। तब उसकी पत्नी उसे कहती है, सुनिए जी, कोई आए या ना आए, हम दोनों को आप एरोप्लेन से यहाँ से बाहर ले चलो। उस तूफान से हमें बचा लो, बस। अरे नहीं नहीं, हम अपने लोगों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर मुसीबत आई तो हम सब साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। अगर वो लोग आपकी बात मान नहीं रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? और पता नहीं मुसीबत का सामना करने के लिए हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। खुद का एरोप्लेन होने के बाद भी हम लोगों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अरे तुम ऐसी बातें मत करो, बस खुद का भला सोचना ये कैसी इंसानियत है भला। नितिन की बात सुनकर उसकी बीवी चुप हो जाती है। सब लोग अपने अपने घरों में बारिश रुक जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश ठीक है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आधी रात को समंदर में बड़ा तूफान आता है, जिस वजह से समुंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है और उस तूफान से टापू पर कहर बरसता है। उस तूफान में लोगों के घर टूट जाते हैं, पेड़ पत्ते टूट जाते हैं, सारी चीजें जैसे तूफान उठाकर समुद्र में फेंक देता है, जिस वजह से टापू के लोग और भी डर जाते हैं। धीरे धीरे टापू पर पानी जमा होने लगता है। तब टापू का मुखिया कहता है, अरे नितिन, तुमने सही कहा था, तूफान आ ही गया। तुम्हारा एरोप्लेन कहाँ है बेटा? मुखिया जी, वो मेरा एरोप्लेन तो तूफान ही ले गया। अभी तो हमें अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। तब टापू के सारे लोग अपने अपने बच्चों को और परिवार को लेकर पहाड़ चढ़ने लगते हैं। बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करके वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। तब मुखिया कहता है, नितिन, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब तुम ही हमें यहाँ से बचा सकते हो। लेकिन मुखिया जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मेरा एरोप्लेन सही सलामत रहता तो हम कब के सुरक्षित जगह पहुंच गए होते। तभी नितिन की बीवी उससे कहती है, मैं तो कब से कह रही थी, पर तुम ही हो कि मेरी बात नहीं सुन रहे थे और दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे थे। अब देखा, दूसरों की क्या, हम तो खुद की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तूफान हटने के लिए 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन के बाद नितिन अपना एरोप्लेन ढूंढने लगता है। तब बस्ती का मोहन नाम का आदमी, जो एक मैकेनिक रहता है, वो उससे कहता है, अरे नितिन, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, एक से भले 2, हो सकता है तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह दोनों, मोहन और नितिन, मिलकर एरोप्लेन ढूंढने निकल पड़ते हैं। बस्ती में पानी अभी भी भरा हुआ था। वो दोनों तैरते तैरते समुद्र में जाते हैं। वहाँ पर वो एरोप्लेन ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में छानबीन करने के बाद नितिन का एरोप्लेन उन्हें पानी में डूबा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। तब नितिन कहता है, अरे अरे, ये एरोप्लेन तो किसी काम का नहीं रहा, ये तो पानी में डूब गया है। इसके इंजन के साथ साथ पूरा एरोप्लेन खराब हो गया होगा। अब क्या करे, लोगों की मदद किस तरह करे? अरे नितिन, तूफान की वजह से बस कुछ पार्ट्स ही टूट गए होंगे, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका रिस्टोरेशन करता हूँ। हाँ मोहन, एरोप्लेन में मैंने एक टूल किट रखी है, शायद वो किसी काम आ जाए। इस तरह नितिन और मोहन मिलकर एरोप्लेन को पानी के बाहर निकालते हैं। एरोप्लेन में रखी हुई टूल किट भी अच्छी ही रहती है। दोनों भी मिलकर एरोप्लेन सुधारने के लिए कुछ जरूरत की चीजें भी ले जाते हैं, जिनकी मदद से मोहन और नितिन एरोप्लेन का रिस्टोरेशन करते हैं। एरोप्लेन को देखकर लोगों के जान में जान आती है और एक एक करके सभी टापू के लोगों को वो सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। फिर उस दिन के बाद धीरे धीरे सुरक्षित जगह पर रहकर सरकार की मदद से सरपंच और कुछ गांव वाले मिलकर नितिन और मोहन के साथ अपने टापू को भी ठीक करा लेते हैं। और उस दिन के बाद से सरकार जब भी उनके टापू के बारे में कोई जरूरी सूचना देते, लोग भी उसे मानने लगते हैं।